Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज जिस अहम मुद्दे को मैं चुन रहा हूँ ये वाकई में कमाल का है। मुझे लगता है कि देश के विषय में हम जितना कुछ जाने, कभी कोई लगता है कि उतना कुछ हम कम जान पाए हैं। आज मुझे लगता है देश की एक नई शक्ल को हम सबको समझना ज़रूरी है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आज हम बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर देख रहे हैं, बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं, बट पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 1947 से लेकर के आज तक भारत पाकिस्तान के बीच जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, चाइना का हमारे देश के अंदर रोल क्या रहा। अगर हम अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो क्यों करते हैं। हम 1999 के वॉर को समझना चाहेंगे, हम 1962 के वॉर को समझना चाहेंगे, हम 1965 के वॉर को समझना चाहेंगे, 71 के वॉर को समझना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे टेक्निकली आखिर 1999 का कारगिल युद्ध क्यों हुआ। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे को आपके सामने उठाने जा रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा ऑपरेशन मेघदूत को लेकर के। आई थिंक बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट बेटा हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते आए हैं, बहुत कुछ सुनते आए हैं, बट आज पहली बार बीइंग अ सौरभ सिंह मैं वॉइस ओवर में आपके सामने आ रहा हूँ। वॉइस ओवर में आने का उद्देश्य भी यही है कि टेक्निकली वो हर इमेज, वो हर विजुअलाइजेशन आपके सामने है, तो बिल्कुल मेरी आवाज़ को दिल से आप सुनते जाएं और हर इमेज, हर वीडियो, हर सिचुएशन को देखते जाएं, क्योंकि ये इमेज, ये वीडियो, ये सिचुएशन आपके ब्रेन को क्लियर करेंगी और वाकई में कुछ ऐसा कंटेंट आज आप पाएंगे जो वाकई में आपको दिल से बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत पॉजिटिव करेगी और आपको लगेगा वाकई में हम इस देश का होने के नाते गर्व महसूस करते हैं और फौजी बन के हम कमाल का गर्व महसूस करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1947 में अंग्रेज भारत से गए, लेकिन देश को आप जानते हैं कि दो हिस्सों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ऐसा लगता था कि घर के लोग पड़ोसी हो गए। ऐसे पड़ोसी ऑब्वियसली जो एक दूसरे को कहते हैं ना कि फूटी जो है आंख नहीं सुहाते थे, एक दूसरे को देखना पसंद ना करें। आज़ादी के फ़ौरन बाद पहली लड़ाई शुरू हुई। ऑब्वियसली वो इनिशिएटिव भारत की तरफ से नहीं था, वो इनिशिएटिव था जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कबायली लड़ाके को उन्होंने आगे कर दिया। ऑब्वियसली उन्होंने फ़ौज को नहीं भेजा, बट जो कबायली लड़ाके थे उनको उन्होंने आगे कर दिया। महाराजा हरि सिंह के दस्तखत के बाद इंडियन आर्मी कश्मीर में गई और लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया। पाकिस्तान लड़ाकों को आगे बढ़ने से रोका और ऑब्वियसली अगर हम पहले टकराव की अगर भारत पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये पहला टकराव था जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत पाकिस्तान की इस पहली लड़ाई पर लगाम लगी संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर 1 जनवरी 1949 को। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। यूएन ने अपनी मौजूदगी में दोनों देशों के बीच एक समझौता कराया। कराची में 27 जुलाई 1949 के दिन इस समझौते ने एक लकीर खींची, सीज फायर लाइन। ये लकीर जिस पॉइंट पर ख़त्म होती थी उस पॉइंट का नाम है NJ 9842। NJ 9842 नाम बहुत अहम है, जिसको आगे चल के आपने LOC का नाम दे दिया। कहा जाता है NJ 9842 पॉइंट से काराकोरम, जो काराकोरम हमारा एरिया है के पास तक का इलाका, ये ज़मीन रहने के लिए तो किसी मतलब की नहीं थी, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था। अगर सियाचिन का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता तो पाकिस्तान और चीन एकदम पास हो जाते। तो सुरक्षा के नज़रिए से भारत के लिए बहुत बड़े खतरे वाली बात थी। कहा जाता है इस पॉइंट के नॉर्थ में काफ़ी बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का था, जो ऑब्वियसली एक बड़ा प्रश्न खड़ा करने वाला था। थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करिएगा बेटा। इवन इमेज में भी आप देख रहे होंगे कि जो ये पूरा का पूरा हमारा बड़ा सा सियाचिन का एरिया था, ये जो पूरे सियाचिन का ग्लेशियर एरिया था, अगर हम देखें तो एक छोर पर पाकिस्तान तो दूसरे छोर पर चाइना। कहीं ना कहीं अगर इस एरिया पे हम कब्जा ना कर पाते, टेक्निकली इंसान के रहने के लिए किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हम कब्जा ना कर पाते, इस जगह को हम रोक के ना रख पाते, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना एक हो जाते और शायद ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। बट कहते हैं ना कि हमारे जवानों ने, हमारे फौजी भाइयों ने उस चीज़ को लड़ा है और जीत के दिखाया। आज ये एक जो स्टोरी मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, ये देश के वास्तविक स्वरूप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल समझते जाइएगा, आप लाइन बाय लाइन एंजॉय करेंगे। जहाँ किसी भी देश का दावा नहीं था, क्योंकि जब ये हम NJ 9842 का पूरा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि काराकोरम के पास के इलाके तक था। अब सियाचिन के एरिया में बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ग्लेशियर का बड़ा जो है नॉर्दर्न पॉइंट के हिस्से में था, बड़ा एरिया ग्लेशियर का था, जिसपे जो है किसी का भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। देश को उस हिस्से में पोस्ट आर्मी कैंप बनाने के लिए भी मनाही थी, दैट मीन मनाही तो थी, बट वहाँ कोई लकीर नहीं थी। और कहते हैं जब लकीर ना हो तो लाजमी सी बात है वो चीज़ अनाथ हो जाती है और वो अनाथ एरिया पे कहीं ना कहीं लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि उस ग्लेशियर में कब्जे को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद हमारे देश और पाकिस्तान के बीच खड़ा होना स्टार्ट हो गया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ
ऑब्वियसली लड़ाई में चीन कहीं न कहीं बीच साबित हुआ। इसके बाद हालात में बदलाव होना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया। अक्साई चीन पर पहले ही चीन ने अपना दावा ठोक दिया था। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन सीमा मिल जाती और चीन और पाकिस्तान का यह गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता था। और सबसे अहम थी कि इतनी ऊंचाई से दोनों देशों को गतिविधियों को नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी था। बट अगर आप टेक्निकली इस बात को समझ पा रहे हैं तो कितना अहम था। और आज जब वो इतने दूरी में है और कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर से लेकर सियाचिन के बड़े एरिया को जो हमने कब्जा कर रखा है, अगर वो जुड़ जाता तो आज हमारे देश के हालात क्या होते। शायद आज वो दूर हो करके भी कितना पास होने की कोशिश करते हैं, हम उनको तो साक्षात रास्ता बना देते, साक्षात प्लेटफॉर्म दे देते एक दूसरे से कनेक्ट होने का। बट आई रियली फील प्राउड कि ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं कि स्थितियाँ बड़ी अजीब थीं। 1960 के दशक के बाद बरसों में स्थिति और भी ख़राब होती है। कहा जाता है कि NJ 9842 से आगे के इलाके में पाकिस्तान ने विदेशियों को ट्रैकिंग की परमिट देना शुरू कर दिया। यह उस बंजर हिस्से पर दावा ठोकने की एक शुरुआत थी जिस हम बंजर हिस्से की बात कर रहे थे, जो बड़ा सा ग्लेशियर के एयर था जिस पर किसका पॉइंट नहीं था। ये एक शुरुआत थी, एक इनिशिएटिव था। कहते हैं माउंटेनिंग के नक्शों में इस हिस्से को पाकिस्तान का दिखाया जाने लगा। पाकिस्तान की तरफ से लाइजनिंग ऑफिसर भी इन ट्रैकिंग्स में साथ जाने लगे थे और ये कोई लीगल प्रोसेस था। ऐसा नहीं था कि ये बात उनसे अनभिज्ञ होकर हो रही थी। दे वर वेल नोन अबाउट इट। वो बहुत अच्छे ढंग से इस बात को जान रहे थे। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत 1972 के शिमला समझौते के बाद हुआ। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के मिलिट्री डेलीगेशन के बीच 9 मुलाकातें हुई। बाघा और सुचेतगढ़ में समझौते पर दोनों पक्षों ने साइन किया और NJ 9842 को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का नाम दिया गया। तो आज से आपसे ये प्रश्न बनता है तो आप अपने जहन में रखेंगे कि जब भी NJ 9842 की बात आएगी तो आप समझ पाएंगे कि उसी को नाम LOC का दिया गया। यह स्थिति तब तक बरकरार रहनी थी जब तक दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर का मसला सुलझ नहीं जाता। शिमला समझौते के 5 साल बाद दोनों देशों में सरकार बदल चुकी थी। भारत में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक ने भुट्टो को गद्दी से उतारकर उनको फांसी पर लटका दिया था। स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। इसी बीच खुफिया एजेंसी रॉ को एक टिप मिली। लंदन की एक कंपनी से कंपनी आर्कटिक गियर बनाती है। आर्कटिक गियर उन कपड़ों को कहा जाता है जो अत्यंत बर्फीले इलाकों के लिए ज़रूरी होते हैं। इंडियन आर्मी अपने लिए आर्कटिक गियर उसी कंपनी से खरीदती थी। रॉ को ये पता चला कि पाकिस्तान भी उसी कंपनी से यही आर्कटिक गियर खरीद रहा है। रॉ ने ये टिप इंडियन आर्मी तक पहुंचाई। 1977 में जर्मनी में पर्वतारोहियों की एक टीम आई थी। इंडिया की तरफ से साल्टोरो रेंज पर ट्रैकिंग की इजाज़त लेने के लिए लोग कर्नल बुल कुमार से मिले। कर्नल बुल कुमार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडिंग ऑफिसर थे। जर्मनों के पास जो नक्शा था उसमें NJ 9842 से काराकोरम के पास तक का हिस्सा पाकिस्तान का बताया जा रहा था। इसमें सियाचिन का भी हिस्सा शामिल था। कर्नल बुल कुमार नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने वो जर्मन नक्शा डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर को दिखाया। कई और विदेशी जनरलों में छपे नक्शे भी उनको दिखाए। हड़कंप मच गया। लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर ने कर्नल बुल कुमार को असल स्थिति जानने के लिए इजाज़त दी और उन्होंने कहा कि आप जाएं और रियल वास्तविकता और स्थिति को वहां पर पता करके आएँ। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने ट्रैकिंग के लिए एक टीम को लीड किया। ये लोग बिलाफोंडला पहुँचे तो कुछ जापानी लेवल वाले टिन के डिब्बे मिले। एक समय पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की गश्त भी नजर आई। ग्राउंड पर कोई पाकिस्तानी हरकत नहीं दिखी। कर्नल बुल कुमार ने लौटकर रिपोर्ट सौंपी। इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को सियाचिन के इलाकों में गश्त तेजी कर देनी चाहिए और एक पोस्ट बनानी चाहिए जिससे गर्मी के महीनों में सैनिकों की तैनाती के लिए इस्तेमाल किया जाए। पोस्ट बनाने की बात तो नकार दी गई, लेकिन उस समय पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया कर्नल बुल कुमार के स्टेटमेंट के बाद। पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन आर्मी को पर्चा दिखा। इसमें पाकिस्तान का संदेश था। पाकिस्तान ने साफ साफ कहा कि इंडिया को उसके इलाके में दखल नहीं देना चाहिए। संकेत था कि सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान अपनी ज़मीन मान चुका है। 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने। उस दौरान उनके पास पाकिस्तान का एक प्रोटेस्ट नोट आया। इंडिया की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन पाकिस्तान सियाचिन का अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 21 अगस्त 1983 को पाकिस्तान के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर ने इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर को एक नोट भेजा। इसमें लिखा था, आग्रह, अपने सैनिकों को निर्देश दें कि वो जल्द से जल्द NJ 9842 से काराकोरम के पास जोड़ने वाली NJ 9842 से बाहर निकल जाएं। मैंने अपने जवानों को संयम रखने के लिए कहा है।
लेकिन हमारी ज़मीन खाली करने में देरी हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। LOC पर शांति बनाए रखने में हम पूरा सहयोग करेंगे। 29 अगस्त 1983 को इंडिया की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट नोट भेजा गया। कहा गया कि आप अपने जवानों को सीमा में रखें और बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश ना करें। सितंबर-अक्टूबर 1983 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान सियाचिन में अपनी आर्मी भेजने की तैयारी कर रहा है। उसने बर्जिल फोर्सेस के नाम से एक टुकड़ी तैयार की थी जिसे सियाचिन पर कब्जे की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब एक ही रास्ता बचा था, इंडिया को अपनी तैयारी से दुश्मन के वार को बेअसर कर देना था। बर्फ़ की हुकूमत वाले उन इलाकों को जो ज़रूरी सामान चाहिए था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लेफ्टिनेंट जनरल PN हून को इन इक्विपमेंट के लिए यूरोप भेजा। वो एक सप्लायर से मिले, लेकिन उसने दूसरे सप्लायर का नंबर दिया। पहले सप्लायर के पास 150 इक्विपमेंट का ऑर्डर था। ये ऑर्डर पाकिस्तान का था। भारत को यह खुफिया जानकारी थी कि पाकिस्तान सियाचिन पर 17 अप्रैल को कब्जा करने वाला है। इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून को ऑपरेशन की कमान संभालने के लिए कहा गया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून उस वक्त 15 कोर के कोर कमांडर थे। साल्तारो रिज पर भारत की जीत का जिम्मा 26 सेक्टर के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर विजय चन्ना को दिया गया। ब्रिगेडियर चन्ना को 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच किसी दिन को चुनने के लिए कहा गया। ब्रिगेडियर चन्ना ने 13 अप्रैल का दिन चुना क्योंकि ये दिन खास था, क्योंकि 17 अप्रैल को पाकिस्तान का प्लान था, तो उन्होंने 13 अप्रैल का दिन चुना क्योंकि इस दिन बैसाखी थी और पाकिस्तान भारत के इस दिन किसी भी कार्यवाही की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब लड़ाई आर पार की थी। ब्रिगेडियर चन्ना की रणनीति थी कि दुश्मनों को मौका देने से पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए। अप्रैल के महीने में भारी बर्फबारी होती है। उस मौसम का सामना करना आम इंसानों के लिए बस की बात नहीं थी। आर्मी ने ऑपरेशन के लिए वही वक्त चुना। कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। लद्दाख स्काउट्स और कुमाऊं रेजिमेंट के जवान इस अभियान के लिए तैयार किए जा रहे थे। जब इस इक्विपमेंट के आने में देरी हो रही थी, उस वक्त जवानों से पूछा गया कि आप बिना सही कपड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में जाएंगे? तो सबने एक स्वर में बोला था, यस सर। ऑपरेशन का पहला चरण मार्च 1984 में शुरू हुआ, जब सेना को ग्लेशियर के पूर्वी बेस की तरफ पैदल रवाना किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट की टुकड़ियों को बर्फ से ढके जोजिला पास से होकर कई दिनों तक गुजरना पड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. खन्ना की अगुवाई में यूनिट्स को पैदल इसलिए भेजा गया ताकि पाकिस्तान के रडार में भारतीय सेना की गतिविधियों को पकड़ा ना जा सके। ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर जिस यूनिट ने सबसे पहले पोजीशन संभाली, उसकी कमान मेजर R.S. संधू के हाथों में थी। कैप्टन संजय कुलकर्णी दूसरी यूनिट का कमान संभाले हुए थे, जिसको बिलाफोंडला पर कब्जा करना था। बाकी यूनिट के कैप्टन PB यादव की अगुवाई में अगले 4 दिनों तक साल्तारो रिज के अन्य भाग पर पैर जमाने में सफल रहे। 12 अप्रैल 1984 शाम 5 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर में थे लेफ्टिनेंट जनरल PN हून द्वारा लाए गए इक्विपमेंट। ये सामान पहुंचते ही ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई। 4 टीमें सियाचिन को अपने कब्जे में लेने के मिशन के लिए तैयार थीं, जिसमें 4 के 4 अगर हम बात करें लोकेशंस की तो ऑब्वियसली इंदिरा कॉल, सियोला, बिलाफोंडला और ग्योंगला। 13 अप्रैल 1984 की सुबह चीता हेलीकॉप्टर ने जवानों को ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। 4 कुमाऊं रेजिमेंट के 30 बहादुर जवानों ने कैप्टन संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में बिलाफोंडला पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। ये भारत के सियाचिन में पहली जीत थी। उसके बाद बर्फबारी और तेज हो गई। 2 दिनों तक मौसम साफ हुआ। 16 अप्रैल 1984 को सियाला भारत के कब्जे में था। पाकिस्तान ने जून के महीने में ऑपरेशन अबीबिल लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंची बैटलफील्ड में गोलियां और मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। अगस्त आते आते ग्योंगला पर इंडियन आर्मी ने तिरंगा फहरा दिया। अब पूरा सियाचिन कब्जे में था, लेकिन यह लड़ाई का अंत नहीं था। ये ऑपरेशन 1984 से 2002 तक चला, यानी पूरे 18 साल भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सियाचिन के लिए एक दूसरे के सामने डटी रही। जीत भारत की हुई। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर के उससे जुड़े छोटे ग्लेशियर 3 प्रमुख दर्रे सियाला, बिलाफोंडला और म्योंगला पर कब्जा रखती हैं। इस अभियान में भारत के करीब 1000 जवान शहीद हो गए थे। ऑपरेशन मेघदूत को 1999 के कारगिल वॉर का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सियाचिन पर कब्जे की लड़ाई ने ही कारगिल वॉर की बुनियाद रखी थी। अगर हम बात करें आज कारगिल वॉर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपरेशन मेघदूत ने ही इसको एक कारण दिया था, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे जिस तरह से हमने कब्जा और अपनी जीत स्थापित की थी, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नागवार गुजरा था और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और इस न्यू ने ही कहीं ना कहीं 1999 को 1999 को कारगिल वॉर को जन्म दिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति
परवेज मुशर्रफ 1987 में सियाचिन के पास की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG के ब्रिगेड कमांडर बने। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को एक डिटेल प्लान पेश किया। प्लान था इंडियन आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर से हटाने का। इसलिए उन्होंने NH-1A को कहीं न कहीं कब्जा करने की राय दी ताकि इंडियन आर्मी सियाचिन तक सप्लाई ना पहुंचा सके। इस प्लान को जियाउल हक ने रिजेक्ट कर दिया। 1988 में प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत हो गई। मुशर्रफ ने यह प्लान बेनजीर भुट्टो के सामने भी पेश किया, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सियाचिन में पाकिस्तान की हार मुशर्रफ के दिमाग से नहीं निकली और फाइनली 1999 में जब मुशर्रफ पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बने, तब उन्होंने ये प्लान बाहर निकाला और कारगिल में कब्जा किया। कारगिल में पाकिस्तान का हश्र पूरी दुनिया जानती है और हमने वो चीज़ कर दिखाई। आई जस्ट वांट टू टेल यू दीज आर द स्टोरीज आर नॉट जस्ट स्टोरी। आज जिस खूबसूरत देश का हम हिस्सा हैं और जिस आसानी और शांति के साथ जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे फौजियों के त्याग और बलिदान की वजह से हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक कसम खाया और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आई थिंक इस देश में बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। आई नो बड़े बड़े स्टार्स की बात की जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात की जाती हैं, उनके अचीवमेंट्स गिनाए जाते हैं, उनके योगदान बताए जाते हैं, उनके हार्डवर्क समझाए जाते हैं। बट आई रियली फील प्राउड कि शायद मैं उन हार्डवर्क्स को समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। मुझे जो रियल हार्डवर्क लगता है वो मेरे रियल हीरोज़ का है, मेरे हर फौजी भाई का है। जो उनका त्याग, जो उनका बलिदान हमारे देश के प्रति रहा, वो हर क्षण मेरे सीने में है और कहीं ना कहीं मुझे वजह देता है, एक पावर देता है, यह एहसास कराने का। अगर देश में रियल हीरोज़ की बात करूँगा मैं, तो केवल मैं फौजी भाइयों की बात करूँगा, बिकॉज फॉर मी दे आर द रियल हीरो एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग विद देम। आई डिड लॉट ऑफ केस स्टडीज़ फॉर देम। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ की और लगातार आप जानते हैं और आपके डिमांड पर मैं लगातार केस स्टडीज़ कर भी रहा हूँ। तो बहुत जल्द नेक्स्ट केस स्टडी आपके सामने लेके आऊँगा, जिसके अंदर अगेन एक वीर भारत माता के सपूत की कहानी मैं आपको बताऊंगा जो आपको इंस्पायर करेगा। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि डिफेंस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से मैंने बीड़ा उठाया है, हर वो कहानी, हर वो चीज़, हर वो ऑपरेशन, हर वो मिशन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डिफेंस सर्विसेज के जॉइंट वेंचर के साथ हुए हैं, उस हर कहानी को परत दर परत मैं आपके सामने खोलूँगा और उस हर सच्चाई से आपको अवगत कराऊँगा, जिसे आप सुन करके, समझ करके महसूस करेंगे कि हम सब एक बहादुर, वीर और कहीं न कहीं संप्रभुता से पूर्ण देश के नागरिक हैं। एंड वी रियली फील प्राउड टू बी इंडियन एंड वी रियली फील वी हैव अ सच अ फोकस्ड, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड एंड ऑब्वियसली अ लॉयल हार्टेड डिफेंस फोर्सेस। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट बॉक्स में आएँ, जो भी आपकी क्वारीज़ हैं बिल्कुल डालें। और ये नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके सामने तो मैं नहीं आ रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ आपके दिल में जाएगी और आपके दिमाग से एक इमेज इन स्टोरीज़ को लेकर के, इन कहानियों को लेकर बनेंगे। और मुझे लगता है वही इमेज बनाना मेरा काम है और मैं दिल में आता रहूँगा, वो इमेज बनाता रहूँगा और फाइनली आपको फ़ौज के करीब जाने के हर लक्ष्य, हर मार्ग को क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.